इसलिए आशा अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से सुने। आगरा की सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और ये आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा। आज मैं ऐसे नौजवान को नहीं खोज पा रहा हूं जो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज मैं ऐसे नौजवान को नहीं खोज पा रहा हूं जो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हो। मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं, बीमार रहता हूं। अगर कोई नौजवान इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर नौजवानों पे भरोसा करते थे। उनको लगता था, उनको ये विश्वास था, नौजवानों के लिए मेरा संदेश है। क्योंकि 21 मई की क्रांति में सबसे बड़ा हाथ जो है नौजवानों का था। वो नौजवान जिसके अंदर स्वाभिमान, सम्मान, हक अधिकारों की और लड़ने की आग, जिसके अंदर जोश जुनून है, जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहता है, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने पढ़ा, जो बाबा साहब अम्बेडकर की इन 2 लाइनों को बहुत अच्छी तरह मानता है कि हजारों साल की गुलामी से बेहतर है स्वाभिमान सम्मान के कुछ चंद मिनट या घंटे। जो ये भी मानता है कि इस जीवन में, जैसा मैंने आपको कई बार कहा, कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना, अधिकारों के साथ जीना। और वो ये भी समझता है और दोहराता है खुद से, वो मेरे जैसा, आपके जैसा नौजवान जो हर घर में, जो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जिया जाए। और उन नौजवानों पे बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? आज के नेता तो कहते हैं कि नौजवानों को पता नहीं है, वो तो कहते रहते हैं, लेकिन आपने तो साबित कर दिया उत्तर प्रदेश में। मैं अब नौजवानों पे चर्चा बाद में करूं, बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा देता हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसे नौजवान को खोज रहा हूं। मैं 2-3 बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि नौजवानों को पता लगे कि वो, उनमें बाबा साहब का विश्वास था और उनको ये विश्वास था कि अगर कोई ऐसा नौजवान मिल जाए जो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हो, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, तो मैं चैन से मर सकूं। और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मान्यवर साहब श्री काशीराम ने बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन रूपी तंबू के बम्बू को बनकर न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे मुकाम तक पहुंचाया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अम्बेडकरवाद जो मिशन था उसको पुनर्जीवित किया। और ये थे हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम। लेकिन आज जब बहुजन समाज के युवा इस देश में मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के आंदोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उनके सिद्धांतों पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की चीज़ें कह के उनको गलत साबित करने में लगे हुए, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़, यहाँ भी एक प्राकृतिक नियम है कि उपहास होगा, विरोध होगा, फिर समर्थन भी मिलेगा। तो अब मैं जिक्र करता हूँ बाबा साहब के एक और भाषण से पहले उस बात का जो 21 मई को हुई थी। एक तरफ जब राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग कमज़ोर पड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं हौसले जो हैं नौजवानों के अंदर, जो सालों से जो गुस्सा, अपमान के विरुद्ध लड़ने का, स्वाभिमान का जीवन जीने का, संघर्ष करने का जो जज्बा नौजवानों के बीच अंदर था, और उसको पहली बार दिशा मिली देश की राजधानी में 21 मई को। और इसके लिए मैं दोबारा से उस समय जो साथी हमारे साथ थे उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता का, उन सभी साथियों का जो वहाँ पहुँचे थे। वो किसी भी संगठन पार्टी से थे, लेकिन मुझे कहना है कि एक नौजवानों ने एक अंगड़ाई ली थी और इस व्यवस्था को ललकारा था कि अब हम जुल्म जाति नहीं सहेंगे। और बस मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद कितने आंदोलन हुए। मैं अगर अपनी बात कहूँ, उसके बाद मैंने 16 महीने जेल काटी। जब बेल मुझे मिल गई तो
सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगा दी। जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ और हमारे निर्दोष साथियों को जेल भेजना शुरू किया गया, रासुकाएँ लगी, बहुत सारे साथियों की जान गई, तो मैं भूख हड़ताल पे चला गया। तो मेरे परिवार से मिलना भी जो है बंद करवा दिया गया। 8 महीने तक मुझे इलाज नहीं होने दिया सरकार के लोगों ने। सूखी रोटियां जो है वो खाने के लिए मजबूर किया। ये कोई बड़ी पहली बार और कोई बड़ी घटना नहीं थी, ये तो बहुजन आंदोलन में सहना पड़ा है। मुझसे पहले भी हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब जेल गए। आज लोग कहते हैं आंदोलन, जेल, मुकदमे, तो यहाँ तो पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। बाबा साहब ने तो लाठियाँ खाई, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब तो खुद जेल गए। तो बुरा ये है कि हमारे साथियों ने इतिहास नहीं पढ़ा है, और मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ कि उसके बाद कितने आंदोलन हुए और क्या आपको नई लीडरशिप नहीं मिली? क्या प्रत्येक प्रदेश में बहुजन समाज के नए नेता नहीं तैयार हुए जो आंदोलन से निकले? वो स्वाभिमानी लोग जो लड़ते हैं, क्या आज पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद नहीं करते? क्या कहीं वो अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती होती तो भीम आर्मी के लोग जाकर न्याय नहीं दिलाते क्या? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही हैं कि घटनाएं पहले भी होती थी, तब वो सामने नहीं आती थी, आज लोगों को न्याय मिलता है। उसके बाद मैं कितने आंदोलन आपको याद दिलाऊं? एक से एक बड़े आंदोलन हुए और बहुजन समाज के प्रत्येक वर्ग में हमने लीडरशिप डेवलप की। बहुत जल्द जब मैं भीम आर्मी का स्थापना दिवस आएगा तो आपको बताऊंगा कि कितने नौजवान नेता जो हैं इस आंदोलन में तैयार हुए, और शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों में, बैकवर्ड की सभी जातियों, माइनॉरिटी के लोगों में। ये इस आंदोलन की वजह से हुए। भीम आर्मी नामक जो आंदोलन, जो जिसने पिछले, और स्पीड देखिए, आप कहते हैं कि भाई ये जो हैं ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये लोग चल नहीं पाएंगे, तो 4 साल में सही तौर पे आपने तभी भीम आर्मी को जाना था, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर भीम आर्मी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, दुनिया में अपनी पहचान बनाई, टाइम्स में अपना नाम जो है कमाने का काम किया। अगर आपको याद हो हाथरस जैसा आंदोलन, हाथरस जैसे हमारी बहन के साथ जब अन्याय हुआ, न्याय दिलाने का काम किया। ऊना का मामला, उन्नाव का मामला, चूरू का मामला हो, थाना गाजी का मामला हो, दिल्ली में CA-NPR NRC आंदोलन, संघियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नौजवानों का एक दल तैयार हुआ, चाहे वो दिल्ली में जब गुरु घर तोड़ा गया हो, ये राजनीतिक दल यहीं थे, ये सब लोग यहीं थे। न्याय तो बहुत दूर की बात है, आवाज़ भी कोई नहीं उठाता था। लेकिन क्या आज आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे? आपने तो बल भी दिखाया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि पिछले 4 साल में आपने इतना बड़ा परिवार दिया, और वो जो मान सम्मान दिया, मैं उस कर्ज को चुकाऊंगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। एक वंचित वर्ग के गरीब बेटे को जो है, जो सम्मान आप लोगों की बदौलत मिला है, उसको मैं जाया नहीं जाने दूंगा। तो मैं मेरा जीवन जो है वो समर्पित है मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को। और मैं ये भी बता दूं, आज मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मान्यवर काशीराम साहब की बात करते हैं, मान्यवर काशीराम साहब की उस पर चलते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, अपने नौजवान साथियों को भी कह देता हूँ। आप कहते हैं कि मान्यवर साहब की पार्टी क्यों चलाते? हमने तो प्रयास किया था उसमें काम करने का, लेकिन वहाँ बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, अधिकार सिद्धांतों की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों बनाई BSP? उन्होंने बामसिफ DS4 क्यों बनाया? वो बाबा साहब की RPI को क्यों नहीं लेके चलते रहे? खैर छोड़िए, उससे भी बुरी बात और अच्छी बात आपके लिए, आप खुद प्रयास करके देखिए प्रैक्टिकल अपने जीवन में। आपके पिताजी ने कोई मकान बनाया होगा, हाँ आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, हाँ उनकी यादों को संजो के रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर वो मकान जर्जर हो जाए, जो कि एक समय पे आके हो जाएगा, आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, आप नई मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब वो एक समय पे आके उसकी एक सीमा हो जाती है, एक उम्र हो जाती है, तो वो उसके बाद अपनी स्पीड छोड़ देता है। तो अंत आप दूसरी चीज़ क्यों खरीदते हैं? आप दूसरा घर क्यों बनाते हैं?
आप क्यों तैयार करते हैं? अच्छा, क्योंकि आप तो अपने पिताजी से प्यार करते थे, आपको तो उसमें पुरानी झोपड़ी में ही रहना चाहिए था। आपने नया घर क्यों बनाया? नया घर इसलिए बनाया क्योंकि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। और मैं अगर बात करूँ तो इस किताब में आज बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, मैं बस उस पर चंद लाइनें आपके बीच में रख देता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि वास्तविकता में मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मैदान में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आप लोग नहीं मानते कौन सी चीज़ मुझे व्यथित कर रही है और मुझे इतना उदास बना देती है। मेरे मन की बढ़ती चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीते जी अपने लोगों को अन्य समुदाय के साथ बराबरी की हैसियत से राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी करते हुए एक शासनकर्ता जमात के रूप में देखना चाहता था। मैं बीमारी के कारण अपंग और असहाय हो गया हूँ। मैं जो कुछ हासिल कर पाया वो बहुत कठिनाइयों परेशानियों से कर पाया। बाबा साहब हमें शासक जमात देखना चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उन आलोचक साथियों से भी, क्योंकि वो मेरे अपने ही लोग, वो किसी कारण से मुझसे नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि वो अभी दूसरे घर में। लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, बस मुझे अपने मन से जवाब दीजिए सोच के। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को भी शिकायत शिकवा हो सकती है। हाँ, हम अपने काम से जवाब देंगे, बोलने से नहीं, अपने काम को करके और रिजल्ट दे के जवाब देंगे। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, 2012 में आप लोग उत्तर प्रदेश में किसके वजह से डाउन हुए? आप 2014 में 0 सीट पे किसकी वजह से आए? आप 2017 में 18-19 सीटों पे किसकी वजह से आए? 2019 में 10 सीटें जीती, वो किसकी वजह से? और वो कहाँ कहाँ जीती, आप ये भी चेक कर लीजिए। और वर्तमान में जो लोग मजाक बना रहे थे भीम आर्मी के लोगों का, इससे पहले तो कहते थे कि ये चंद लोग हैं, इनके साथ लोग नहीं है, जमीनी कार्य नहीं। लेकिन जब अब भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने रिजल्ट दिया है, उन्होंने साबित किया कि वो भविष्य को उज्जवल बना के दिखाएंगे और सपनों को पूरा करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। तो आज आपको बौखलाहट क्यों? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। जब आप लोगों के राहों में रोड़े अटका देंगे, उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे, तो वो करेंगे। तो आप आइए ना, सामना कीजिए। आज क्या दिक्कत आ रही? बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबके लिए ये लाइन लिखी थी, बहुत दिन पहले लिख के चले गए बाबा साहब अम्बेडकर। मैं सोचता हूँ आज पढ़ देता हूँ आप उन हर साथियों के लिए जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। बाबा साहब ने उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, मिशनरियों जो समाज कार्य कर अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, निरंतर दिन रात 24 घंटे सतत काम कर समय, मेगा तथा आर्थिक सहयोग से अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बारे में लिखा। आपको अपने अमिष्ट की पवित्रता पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। आपका लक्ष्य उत्तम है और अपना ध्येय मिशन सर्वोच्च एवं गौरवशाली। वे धन्य हैं जो अपने समाज भाइयों के प्रति उनके बीच उन्होंने जन्म लिया, अपने कर्तव्य पालन हेतु पूर्णतया सजग हैं। उनकी महिमा ध्येय है जो अपना समय, अपनी विद्वता एवं अपना सर्वस्व समाज के विमुक्ति के लिए अर्पित करते हैं। गौरवशाली हैं वे जो दास्तां में जकड़े हुए लोगों की स्वतंत्रता के लिए महान संकटों, हृदय विदारक अपमान, जजावती और जोखिम के होते हुए भी जब तक अपना संघर्ष जारी रखते हैं, जब तक दलित जन अपने मानवीय अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सब लोगों के लिए लिखा है बहुत दिन पहले, कि जो लोग अपने जीवन का अमूल्य समय छोड़ के सामाजिक कार्य की भावना से, सामाजिक विकास की भावना से अपने भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो लोग अपना कार्य छोड़ के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो बाबा साहब ने कुछ लोगों को धोखा देने की बात भी कही। देखिए, दो चीज़ें साफ है, हम इतिहास लिखने के करीब हैं और हम लोग इतिहास लिखेंगे, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास लिख ही नहीं सकता और ना ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो आप इतिहास को जानिए कि आप लोगों को दरिद्र,
आप लोगों को जाति व्यवस्था में किसने जकड़ा? आपको कमज़ोर, असहाय, शिक्षा विहीन, धन विहीन, सम्मान विहीन किसने बनाया? तो इतिहास मान्यवर काशीराम साहब कैडर देते थे। आप क्यों नहीं आज क्यों नहीं कैडर होते? वो कैडर हम लोग जिंदा करें। मैं तो ये कोरोना काल कम हो जाए, क्योंकि इन सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की। ये लड़ाई रोटी की नहीं है, ये स्वाभिमान सम्मान अधिकारों की लड़ाई। एक भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसकी में इतना काम हो पाता कि आम आदमी खुश रहता। आज लाखों लोगों की जान गई इस कोरोना काल में, अच्छा इलाज न मिलने कारण। इसके लिए ये सरकारें दोषी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन गरीब तो गरीब है, वो तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए, उसको तो एक ना एक दिन मरना ही। कभी रोड पे किसी अमीर की गाड़ी के एक्सीडेंट से, कभी प्राकृतिक आपदा से, बिजली से, बाढ़ से, बारिश से, हवा से, या ये बीमारियों से, या भूख के कारण, या अपमान के कारण, या किसी जाति से ग्रसित मानसिकता के व्यक्ति के हाथों अपमानित होके। तो जाति इस देश का कड़वा सच है और इस देश के लिए अभिशाप भी। इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भाई आपको अपनी लड़ाई अपने सहारे पर लड़नी पड़ी। और इसलिए अब मैंने तय किया है कि जैसे कोरोना काल ख़त्म होगा, मैंने आपसे जानकारी दी थी कि हम लोग साइकिल यात्रा पर निकलेंगे। और अब मैं इस साइकिल यात्रा को देशव्यापी बनाना चाहता हूँ कि हर विधानसभा, हर ज़िले में वहाँ की जो टीम, वो जो पंपलेट हम लोग तैयार करा रहे हैं, जिसमें हमारी गारंटी आए कि लोकतंत्र में संविधान क्या क्या देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये सारी चीज़ें उन पंपलेट को, उस बात को, हमारी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, महापुरुषों के उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आप लोग गांव-गांव जाके उसका प्रचार करें। और जो वोट हमें मिला है वो भी उस गरीब तबके का है जो असहाय है, जिसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता। जहाँ आज भी गांव देहात में जुल्म जाती होती है, न्याय नहीं मिलता, वहाँ भीम, जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता, जहाँ नेता नहीं पहुँचते, वहाँ भीम आर्मी के बेटे पहुँचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी के नौजवानों का, आज़ाद समाज पार्टी के नौजवानों का, कि दिन और रात नहीं देखते आप। हाँ, आपने साबित कर दिया कि जब कुछ मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। आप लोग निकले हैं तो समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट तो आना ही। परिवर्तन प्राकृतिक नियम। तो हम लोग निकलेंगे गांव-गांव और गली गली जाके तैयार करेंगे सोए हुए समाज में राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए। और मैं तो खुद निकलने वाला हूँ। और अब हम लक्ष्य बना के काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम लक्ष्य के अनुरूप काम करेंगे तो जीतेंगे। जहाँ साथियों खोने का दुख है, वहाँ इस बात का भी स्मरण है कि हम लोग सिर्फ जो हैं वो घूमने फिरने के लिए नहीं है। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें। हम एक महान उद्देश्य और महापुरुषों के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश में गुलाम ना रहे। ये गुलामी की दास्ता की बीड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। मैंने 21 तारीख को 2017 में कहा था कि दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया आज दास्ता से मुक्त हुआ था 21 मई को 1851 में, और 21 मई को वो आंदोलन था। 21 मई को उसके बाद कई आंदोलन हुए, 21 तारीख को बहुत सारे आंदोलन हुए। हाँ, हमने बहुत सारे आंदोलन सफलता भी हासिल की। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमने नए नेता तैयार किए जो आपके आसपास हैं। आपके अंदर भी एक नेता है जो कुछ करके दिखाना चाहता है। हाँ, इस सिस्टम ने उसको कुचल दिया है, वो उसको आगे नहीं आने देना चाहते, और वो बार बार नौजवान और ये गैर जिम्मेदार कह के उसको रोक देते हैं। लेकिन वो खुद को साबित कर रहा है, गांव में वो लड़ाई लड़ रहा है और वो न्याय दिला रहा है। और हाँ, वो अधिकारियों से आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। और हाँ, वो अपने लोगों को, आज मैंने कल ही किसी साथी की उससे वॉल से पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि कहीं कोई उत्पीड़न हुआ और प्रशासन, पुलिस के लोगों के पास भीम आर्मी के लोग पहुंचे नहीं, वो आम आदमी जिसके साथ हुआ था, और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। फिर अंत में उसने कहा कि क्या तो रिपोर्ट लिख लीजिए वरना मैं भीम आर्मी के लोगों को बुलाऊंगा। हाँ, तो उसका जवाब ये था कि आप बेफिक्र रहिए, अभी कुछ ही देर में आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, भीम आर्मी के लोगों को मत बुलाइए। हाँ, ये छवि आपकी, इसको लोग दबंग छवि भी कहते हैं। नहीं, मगर मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि
अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। हाँ, हम लोकतांत्रिक हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन कभी कभी आंदोलन भी करने पड़ते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे। जरूरी एटीट्यूड की तो लड़ाई है। आज समाज के अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि उनको न्याय मिलेगा, जो कभी नहीं मिलता था। नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, सामाजिक अपमान होता था, सामाजिक बहिष्कार होता था, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। आज न्याय मिलता और न्याय आसान हुआ, और इसके लिए भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की है। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मैं उन सभी साथियों को कहूँगा कि अब मैं जब लाइव आया करूँ या पोस्ट डाला करूँ तो भीम आर्मी के इस पेज पे आप अपने नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और अपने नाम भेज दिया कीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि एक लिस्ट जारी करा दूँ बहुत जल्द, जिस जिस जिलों में और प्रदेशों में, कि जिससे आप आसानी से वहाँ जुड़ सकें। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं सब लोगों के जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी आशा और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब लोगों से ज़्यादातर लोगों से बात कर पाऊँ। लेकिन ये इस संगठन इसीलिए कि मैं भी नहीं हूँ, तो वहाँ बहुत सारे हर प्रदेश में चंद्रशेखर, हर प्रदेश में जो है हमारे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। अब मैं नौजवानों के लिए दो चीज़ों पे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पहली बात, मिशन चलाने के लिए चाहिए क्या? ईमानदारी, कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने समाज के प्रति संघर्ष, खूब संघर्ष, हवाई नहीं, ज़मीनी संघर्ष, आम जनता के बीच जुड़ाव, लोगों के बीच जाके उनके दुख सुख को सुनना, वो संघर्ष का हिस्सा है। लोगों को जाके तैयार करना, समझाना। तीसरी बहुत जिम्मेदारी की जो चीज़ है वो है प्रतिज्ञा, संकल्प। और जिसने जब जब प्रतिज्ञा ली है और उसके साथ उतनी मेहनत की है, वो आगे बढ़ा। और गुलामी काटने की प्रतिज्ञा ली बाबा साहब अम्बेडकर ने, पाखंडवाद को ख़त्म करने की प्रतिज्ञा ली तथागत बुद्ध ने। पाखंडवाद, झूठ, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया संत श्रीमणी सतगुरु रविदास जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, गुरु नानक देव ने। और बहुजनों को शासक बनाने की सच्ची प्रतिज्ञा की मान्यवर काशीराम साहब ने। तो वो कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो सच्ची प्रतिज्ञाएं सफलता की तरफ लेके जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है त्याग। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो किसी देश के प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाहते तो विदेश में अपने परिवार के साथ रह लेते, वो चाहते तो बड़े उद्योगपति बन जाते, वो चाहते तो दुनिया के सबसे बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स बन जाते। लेकिन उन्होंने चुना क्या? त्याग। और करोड़ों लोगों की गुलामी काटने के लिए अपने बच्चों का, अपने परिवार का, खुद का बलिदान दिया। ऐसा ही त्याग किया मान्यवर काशीराम साहब ने। वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन वो बन सकते थे, वो राष्ट्रपति भी बन सकते थे, वो गवर्नर भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया। और उनके त्याग की वजह से आज वो मान्यवर काशीराम है, और हम सब लोग उनको याद करते हैं उनके जाने के बाद। तो ये चार चीज़ें बहुजन मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चार चीज़ें आपके पास जरूरी है। और मैं क्यों ना चलाऊं मूवमेंट? जब मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग जो हैं मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, जब हम जिंदा कौम हैं, जब हम जुल्म जाति के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो क्यों ना चलाएं मिशन? क्यों ना मान्यवर काशीराम साहब का और बाबा साहब का सपना पूरा करें? क्यों ना करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव करें? क्यों ना इस अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति की ज़िंदगी से अपने लोगों को मुक्ति दिलाएं? क्यों ना उनके छिने हुए अधिकार उनको दिलाएं? क्यों ना हर गरीब माँ के आंसू को पूछें? क्यों ना आप हर गरीब बाप के, चाचा ताऊ के, बुजुर्ग के सम्मान की सुरक्षा करें, उनके जीवन को अच्छा बनाएं? क्यों ना हर हम नौजवान को हाथ पकड़ के रोजगार दें, भाईचारा बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं, स्वस्थ समाज। कमज़ोर ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। तो ये जो जानें गई हैं, ये बचाई जा सकती थी अगर बचाने की निष्ठा होती। इस पे मैं बड़ा काम करूँगा, और अगले
जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा, आप विश्वास कीजिए, उसके चंद दिनों बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा। वंचित वर्ग के लोगों को का विश्वास और मजबूत होगा। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर सफलता चाहिए, ये आपके लिए एक एक आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी और भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के लिए। काशीराम साहब कहते थे कि झाड़ू जब तक इकट्ठा रहती है तब तक सफाई करती है, और जब खुद सिक्कों में बढ़ जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। तो एकजुट रहोगे, दोस्त दुश्मन की पहचान करके रखोगे, अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहोगे तो जीवित रहोगे, स्वाभिमानी रहोगे और अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहोगे। अगर आपस में मनमुटाव करोगे, टांग खिंचाई करोगे, एक दूसरे को रोकने का काम करोगे तो कचरा बन जाओगे। फैसला आपको करना है। लेकिन सफल होने के लिए चाहिए खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। दोबारा दोहरा रहा हूँ, खुद से वादा कि करके दिखाना है, मेहनत ज़्यादा कि किसी भी कीमत पे करना है, और मजबूत इरादा कि हाँ करना है और बस करना है। तो मैं गौरवान्वित हूँ। मैं तो राजनीति करना भी नहीं चाहता था। मुझे तो नफ़रत थी कुर्ते पजामे वाले लोगों से, क्योंकि वो चुनाव से पहले कुछ और बोलते थे और चुनाव के बाद कुछ और कभी वो चुनाव के बाद ढूंढे भी नहीं मिलते थे। लेकिन इस सिस्टम ने, जब मैंने देखा, जब मैंने जेल जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, जब मैंने पॉलिटिकल ताकत को पहचाना, जब बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को समझा कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारे ताले खोल सकती है, और जब मैंने ये भी समझा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं, तब मुझे समझ आया कि क्यों नौजवानों को राजनीति से दूर रखा गया है। क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं, और जो लोग मौजूद हैं उनको परिवर्तन से नफरत है। आप अपने आसपास भी चेक कीजिएगा, वो नौजवान किसी पार्टी किसी दल में हो, कब तक नकारा जाएगा नौजवानों को। और जब कोई नौजवान आगे बढ़ता है तो जब उसको रोका नहीं जा सकता तो उसके ऊपर आरोप ही लगाए जाते हैं। और आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो आरोपों से ना घबराएं, ना उनका जवाब दें। हाँ, चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, संघर्ष करें। जो किताबी बातें मैंने आपको बताई, उनको बताने के पीछे एक कारण और भी था, उसको पढ़ने के पीछे। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, मैं वो बोलना चाहता था जो बाबा साहब ने बोला था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि 21वीं सदी हमारी, हम लोग शासक जमात बनेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया ये बात। वो समझते थे और ये भी समझते थे कि इसको आगे कैसे बढ़ेगा। तो आप चैलेंज स्वीकार कीजिए, जैसे आप आज भी स्वीकार कर रहे थे। चैलेंज लेना सीखिए, उसको पूरा करना सीखिए, उसके लिए मेहनत करना सीखिए। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मत पड़िए, शॉर्टकट मत अपनाइए, मेहनत कीजिए, गांव-गांव जाके संघर्ष कीजिए। मैं तो आपकी बदौलत हूँ, मुझे तो आपने तैयार किया। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है और पूरब में छिप सकता है। आपने अभी तक सुना होगा कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है और पूरब में छिप सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ना कभी बिक सकता है, ना कभी झुक सकता है, और ना ही कभी रुक सकता है। मेरी इस बात को नोट कर लें अपने पास। वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाना आज समय की ज़रूरत है। अगर आप भारत में अपने वजूद को बचाना चाहते हैं, आप अपने लोगों को लाश बनने से बचाना चाहते हैं, आप अपने लोगों के स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार की सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया, मुझे बात आपसे कहनी पड़ेगी, मैंने बहुत सारे लोगों को रोते चिल्लाते चीखते देखा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, उनको बेड नहीं मिल पाया,
उनको मेडिसिन नहीं मिल पाई। लेकिन ये हमारी वजह से तो हुआ। अगर बहुजन समाज के लोग, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, मैं इनके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकारों से वंचित यही लोग, हाँ मेरी स्वर्णों से जाति कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं अभी जो काम कर रहा हूँ मेरा किसी जाति मजहब से झगड़ा नहीं। मैं तो आर्टिकल 25-26 को मानता हूँ, जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि सबको धार्मिक आज़ादी, सब अपने धर्म को माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मुझे तकलीफ़ होती जब इंसानियत के धर्म की मजाक उड़ती है। जब उत्तर प्रदेश में लाशें जो हैं वो पानी में तैरती हैं, या उनको कुत्ते नोचते हैं, या ये पूंजीपतियों के अस्पताल पैसे ना मिलने कारण डेड बॉडी नहीं देते। हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है जब ये मीडिया पूरे मामले को घुमा के कुछ और दिखाने लग जाता है। हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है जब किसी गरीब का, किसी अधिकारी कर्मचारी का जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है जो पीड़ित है उसको न्याय मिलने की जगह जब उसको जेल भेजा जाता है। हाँ, जब उसको ही सताया जाता है, मुझे तकलीफ़ होती है। बिल्कुल मैं अपनी तकलीफ़ को समझता हूँ और मैं अपनी तकलीफ़ को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वंचित वर्ग के लोगों के हाथ में शासन सत्ता आए, उनको ताकत मिले। मैं तो बच गया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जानें खो दी। इसमें हमारे बहुत सारे साथी, उनकी जानों का हिसाब कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतनी ताकत है कि वो मुख्यमंत्री पे मुकदमा करें? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम होना था, तब मुख्यमंत्री बंगाल में जाके रैलियां कर रहे थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रैलियां कर रहे थे। क्या आप देश में होने वाले और कोरोना जो ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, ये जो देश भर में गांव-गांव में फैल गया, इसकी जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री और इन मुख्यमंत्री को देंगे? क्या इनको जेल भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। ये गुलाम सिस्टम नहीं भेजेगा। इनके लिए आपकी जानों की कीमत नहीं है। अगर होती तो वो जो 2000 से ज़्यादा लाशें 2 या 3 फीट की गहराई में जिनको कुत्ते नोच रहे हैं, जो आपके मेरे परिवार की है, तो उन पे ये सिस्टम कुछ ना कुछ करता। हाँ, उन पे जवाबदेही मांगता, और हाँ, जिन जो उसके आरोपी थे उन पे कार्रवाई होती। लेकिन नहीं होगी, और होगी इसलिए भी नहीं कि नीति वाले लोग वहाँ हैं ही नहीं, न्याय करने वाले लोग वहाँ हैं ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ नहीं। वहाँ किसान नहीं है तो किसानों की बात नहीं होगी, वहाँ नौजवान नहीं है तो नौजवानों की बात नहीं होगी, वहाँ महिलाएं नहीं है तो महिलाओं की बात नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है वहाँ मजदूर नहीं है, मजदूरों की बात नहीं होगी। और बहुत पीड़ाएं। अभी मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि मैला आज भी गांव में ढोया जाता है लोगों द्वारा, और ये बंद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैंने विश्वास दिलाया कि ये हम बंद करेंगे, ये होना चाहिए। कुछ काम सरकार बनने पर करेंगे और कुछ काम बिना सरकार बने आंदोलन से करेंगे। हर चीज़ कुछ कीमत मांगती है। अगर आपको अधिकार चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, सम्मान चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अगर नमक भी चाहेंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आप सत्ता चाहते हैं, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप गुलामी की बेड़िया काटना चाहते हैं, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं उन माओं को भी आज धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भीम आर्मी के वीर सपूत जो हैं अपने बेटों को इस सामाजिक कार्य में लगाया। मैं उन माओं को, उन पिताओं को, उन बहनों को, उन तमाम सम्मानित बहुजन समाज के हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये बहुजन समाज हमारा परिवार है, भीम आर्मी हमारा परिवार है। तो आप इस परिवार में जो हमारी माएँ, बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई, ख़त्म नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री की तरह रोऊंगा नहीं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत के हालात कुछ और होते। शायद कोई गरीब इलाज ना मिलने कारण नहीं मरता, शायद किसी को कर्जा ना चुकाने की वजह से आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, शायद कोई भूखा पेट जो है नहीं सोता, शायद किसी गरीब पे, शोषित पे अत्याचार नहीं होता।
हाँ, बहुत सारे शायद, किसी बहन का अपमान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब वंचित वर्ग के लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे और खुद को शासक बनाना चाहेंगे। आज के लिए बहुत आभार। ये ऐतिहासिक दिन फिर आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आप तय करें कि कब तक आप लाशों पर रोते रहेंगे या इस परेशानी को, इस जो ये परेशानियों से भरी ज़िंदगी, इससे मुक्ति चाहते हैं, इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। वो कहते थे ना काशीराम साहब, जो सरकार निकम्मी हो सरकार बदलनी है, तो निकम्मे लोगों को बदल के अच्छे लोगों को बनाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे। अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए और एसी के रूम से में बैठ के काम नहीं चलेगा नौजवान साथियों। जैसे ही माहौल सामान्य हो निकलना पड़ेगा। मैं भी चाहूँगा कि मैं देश से वो जो सीखना चाहते हैं या कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जब साइकिल यात्रा चलेगी तो कोशिश करूँगा हर ज़िले से, देश के हर ज़िले से एक वो नौजवान जो, जैसे मान्यवर काशीराम कहते थे, एक जिला एक किला, एक कप्तान को मैं भी कोशिश करूँगा अपने साथ रख के उसको सिखाने का काम करूँगा। और इस देश में वंचित वर्ग के अधिकार को सुरक्षा करने का काम जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी करेगी। आप सभी का मंगल। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we